लेट्स सी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस फर्स्टली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब ये कैसे चेंज होता है, लेट मी शो यू। हमारे पास फिर से मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वायर दिखाया था जिसको मैंने एक बड़ा करके कंडक्टर के फॉर्म में दिखाया है। सो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर और यू कैन इमेजिन इट एज अ वायर। अब इसके अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये जब लेंथ बढ़ाएंगे तब उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है, मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के पास, जो वायर का खुद का हिस्सा होते हैं, वो आगे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनको रेजिस्ट करेंगे, हेंस द रेजिस्टेंस वर्क्स लाइक दैट। अब मान लो कि आप एक रोड पे जा रहे हो और थोड़े खड्डे वाला रोड है आपके पास में। अब वही खड्डे वाले रोड को मैं डुप्लीकेट करके और थोड़ा आगे आपके लगा दूँ तो आपको कोई डेस्टिनेशन में जाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस इज़ द सेम वे हाउ द रेजिस्टेंस वर्क्स। एक कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं जो फ्लो ऑफ करंट को हिंडर कर रहे हैं। अब मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर बेसिकली वायर की लेंथ और बढ़ा के रेजिस्टेंस और बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो जो चीज़ें थी जो हिंडर कर रही है उनको और ज़्यादा बांट रहा हूँ पूरे लेंथ में, हैंस द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो द रेजिस्टेंस इज directly proportional to the length of the conductor. As the length increases, the resistance also increases. Next, it depends upon the area of cross section of the conductor. मैंने आपको पहले ही बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ये वाला पार्ट, कोई भी साइड वाला पार्ट हमारे कंडक्टर का, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ अब जैसे जैसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा करेंगे तो हमारा वायर जो है विड्थ में बड़ा हो जाएगा बेसिकली और फैल जाएगा अपने एरिया में। इससे क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली जो एटम्स है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे वो और ज़्यादा एरिया में बट जाएंगे, तो उनके बीच में खाली जगह बनने चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक जगह मिल जाएगी बिना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे जाने की। तो उनको पास एक खाली जगह है बेसिकली, जिसकी वजह से वो और आगे इलेक्ट्रॉन से टकराए बिना अपना फ्लो आराम से कर पाएंगे। सो हेंस जैसे जैसे हम उसको और स्ट्रेच करके बड़ा करेंगे, वी गिव द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन स्पेस टू मूव, हेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सो वी हैव एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन व्हाट, द रेजिस्टेंस एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड नेक्स्ट द लास्ट थिंग इट डिपेंड्स अपॉन इज द नेचर ऑफ मटीरियल। अब मटीरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। मान लो ऐसा हम एलिमेंट लेते हैं वायर का जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो कम हिंडर करेगा, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा हिंडर करेगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ मटीरियल। अब इस डिपेंडेंस की मदद से हम एक रेजिस्टेंस आर का एक फॉर्मूला बनाते हैं। व्हाट इज़ दैट? वी सिंपली सी कि ऊपर क्या आना चाहिए और नीचे क्या आएगा। लेंथ के साथ में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सो इट विल बी अप, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया के साथ में कैसा है? इनवर्स रिलेशन, सो इट विल कम डाउन। सो वी हैव आर directly proportional to L upon A, the length upon the area of cross section. Now see, directly proportional जैसे कि हमने ओम्स लॉ में किया, वो एक फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, we need an equal sign to make it as a formula. So again हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कांस्टेंट डालेंगे, and that constant is our resistivity. So what is resistance? It has the formula of rho L by A. This symbol is called rho, RHO rho, and this rho is called electrical resistivity. अब ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एग्जैक्टली क्या होती है? अब मैंने आपको बताया कि हमारा रेजिस्टेंस जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। अब ये वाला जो पार्ट है दैट इज प्लेड बाय द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। नेचर ऑफ मटेरियल वाला पार्ट इससे प्ले कर रहा है, मतलब ये कोई भी एक्सटर्नल फीचर्स पे डिपेंड नहीं करती। Resistivity is only depending upon the nature of the material, like the temperature and what type of materials it is made up of. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी हमारा जो होता है कम हो जाता है, and hence the resistance, because R is equal to rho L by A, so it has a direct relation with rho. Resistivity of a conductor is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit cross section area. हमने पहले बात करी, हर चीज़ के लिए हमने 1 1 दिया था, तो अब रेजिस्टेंस का हमें अगर डेफिनेशन देना है तो हम क्या करेंगे,
रेजिस्टिविटी को एक जगह रख लेंगे, बचे हुए सारे कंपोनेंट्स को इक्वेशन में दूसरी जगह ले आएंगे एंड वी गेट द रिलेशन। अब ऐसे रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं जिसमें सारी चीज़ें 1 हो, रेजिस्टेंस भी 1 हो, लेंथ भी 1 हो और एरिया भी 1 हो। वी कॉल इट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट इज गिवन बाय ओमेगा मीटर। So what was omega? It was the SI unit of resistance. We just simply multiply the SI unit of length. We get the SI unit of resistivity, omega into meter. As I told you, it is the characteristic property of the material. Hence, it only depends on the nature of material and the temperature, not on the thickness or length. Unlike the resistance. Resistance तो खाली इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, रेजिस्टिविटी तो नहीं करेगी, खाली नेचर किस टाइप का है और टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड हमारा करेगा, क्या, रेजिस्टिविटी। अब हमारा जो रेजिस्टिविटी होता है डिफरेंट मटेरियल्स का, उसके साथ में चेंज हो जाता है क्योंकि नेचर चेंज हो जाएगा। मेटल्स और एलॉयज जो होते हैं, मेटल्स तो आपको पता ही है, एलॉयज क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज आवर एलॉयज। मेटल्स और एलॉयज का जो रेजिस्टिविटी होता है दैट इज जनरली लो, इट लाइज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ omega meter to 10⁻⁶ omega meter. So hence if the resistivity is less then the resistance would be less. Resistance कम है मतलब वो क्या हो गए, good conductor. So metals and alloys are generally good conductor. अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो alloys की रेजिस्टिविटी मेटल से जनरली ज़्यादा होती है। हाँ, दोनों अच्छे कंडक्टर खुद है, बट मेटल जो है alloys से ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं। वैसा क्यों होता है? Because alloys do not oxidize or burn readily at high temperature. मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा ही रहेगा। मेटल में हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज इज जनरली हायर एज कम्पेयर टू एलॉयज। बट ये वाला जो एक प्रॉपर्टी होती है एलॉयज की, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर वो बर्न नहीं हो रहे हैं मतलब वो ज़्यादा करंट या ज़्यादा हीट को विथस्टैंड कर सकते हैं और हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? बिकॉज वी जनरली यूज देम इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक द इलेक्ट्रिकल आयरन और टोस्टर्स। क्योंकि हम आयरन कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको गर्म करते हैं उसके आगे वाली प्लेट को, हेंस वी आयरन आवर क्लोथ्स। जस्ट इमेजिन कि अब उसमें ऐसा कोई मटेरियल होता जो गर्म होने से पिघल जाता, तो अब आयरन कैसे करते? हेंस वी यूज द एलॉयज। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली tungsten is used as the filament of electrical bulbs, about which we'll talk later. So tungsten is also an alloy and it is useful for our bulbs, lights के लिए। Next we have insulators. Insulators मैंने आपको बताया very poor conductor of electricity. उसके examples क्या है, रबर, ग्लास, इन सब की रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 10⁻12 ओमेगा मीटर से लेकर 10⁻17 ओमेगा मीटर्स। जस्ट सी द डिफरेंस, 10⁻⁻8 से लेकर सीधा 10⁻+17, बहुत ही ज़्यादा, पावर ऑफ 25 का डिफरेंस है इसके अंदर। दैट्स वाई वी से कि इंसुलेटर्स बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर, मतलब उनके लिए एक अलग ही कैटेगरी बना दी कि वो इंसुलेटर है, वो कंडक्ट नहीं करते, लाइक ग्लास और रबर। इसीलिए हम रबर स्लीपर्स पहन के इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं ताकि हमें शॉक ना लगे। Both the resistance and the resistivity of a material vary with the temperature. Obviously resistivity change हो रही तो resistance भी change होगा, and resistivity किस पे डिपेंड करती थी? नेचर पे। तो हमारे दोनों ही कंपोनेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। Now let's move on to our next topic.